स्वागत आप सभी का, आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले खबर में 15 सेकंड में खबर पर नजर। लंदन में दिए गए राहुल गांधी के बयान पर बवाल, लोकसभा और राज्यसभा में हुआ भारी हंगामा। बीजेपी बोली माफी मांगे राहुल। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, शराब नीति मामले को लेकर मौन प्रदर्शन, सीएम केजरीवाल से इस्तीफे की मांग। सीबीआई ईडी की कार्रवाई को लेकर तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर निकाली भड़ास, कहा कार्रवाई से डरने वाले नहीं, हमसे हार मान चुकी बीजेपी ने खड़े किए हाथ। मुंबई के भलाड़ इलाके में झुग्गी के पास लगी आग, कुछ सिलेंडर भी हुए ब्लास्ट, लाखों के नुकसान की आशंका। एमपी विधानसभा का बजट सत्र, सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा, सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच नोकझोंक। जावरा में मंत्री हरदीप सिंह डंग का बयान, कहा गाय पालने वालों को ही मिले चुनावी टिकट, गौपालक किसानों की ही जमीन खरीदी बिक्री हो। बुरहानपुर में अखिल भारतीय महापौर परिषद का सम्मेलन, देश भर के महापौर शामिल, पहली बार हुआ इतना बड़ा कार्यक्रम। ग्वालियर में पुलिस को मिली कामयाबी, यूपी का हथियार तस्कर गिरफ्तार, 11 देसी कट्टे और कारतूस भी बरामद। धार में तेज रफ्तार कार ने बच्ची को मारी टक्कर, मौके पर मौत, सड़क पार करने के दौरान हादसा। कुंवारों को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सलाह, का शादी करो 3-4 बच्चे हों, 2 राम के लिए, समझदार को इशारा काफी। उज्जैन में महाकाल मंदिर के पुजारी की बेटी की मौत, घेर में तलवार घुमाने के बाद बिगड़ी तबीयत, साइलेंट अटैक से मौत की आशंका। धार में देदला गांव में गेहूं के खेत में लगी आग, पूरी फसल जलकर राख, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। उज्जैन में जीपीएफ राष्ट्रीय गबन का सनसनीखेज मामला, लोगों के खाते से 12 करोड़ का गबन, जेल के बाबू पर पैसे निकालने का आरोप। बालाघाट में मानवता शर्मसार, हीरापुर के जंगल में तालाब के पास मिला नवजात, बच्चे को अस्पताल में कराया गया भर्ती। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस ने किया राजभवन मार्च, भूपेश बघेल, कुमार शैलजा, मोहन मरकाम हुए शामिल, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का आरोप। सदन में सत्ता पक्ष के विधायक ने ही सरकार को घेरा, डीएमएफ को लेकर सदन में दिखा मोहन मरकाम का कड़ा तेवर, कोंडा गांव में डीएमएफ फंड में लगाया 7 करोड़ के घोटाले का आरोप। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में बदलाव के आसार, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का बयान, राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस लेवल पर फेरबदल करना चाहते हैं वे करेंगे। सुकमा में एसटीएफ और जिला पुलिस बल को मिली बड़ी कामयाबी, 1 लाख के इनामी नक्सली समेत 4 गिरफ्तार। कसलपाड़ इलाके में 14 जवानों की शहादत की घटना में थे शामिल। रायपुर के चर्चित दूल्हा दुल्हन मर्डर केस की लव ट्रायंगल से हो रही जांच, मोदापारा पुलिस ने एक युवक से की पूछताछ, 2018 में युवक से कहकशा की थी दोस्त। विजयवाड़ा में बंधक बने 10 आदिवासी मजदूर, बस्तर के 5, बीजापुर के 5 आदिवासी मजदूर बने बंधक, कलेक्टर ने मजदूरों को वापस लाने के दिए निर्देश। जगदलपुर में पुलिस को मिले कामयाबी, 2 फर्जी पुलिस अधिकारियों को किया गया गिरफ्तार, ग्रामीणों से लूटपाट का आरोप। सरगुजा में परीक्षा में नकल पर शिक्षा विभाग का एक्शन, लमगावा हाईस्कूल के केंद्राध्यक्ष पर कार्रवाई, जिला शिक्षा अधिकारी ने किया निलंबित। बिलासपुर में घर में बन रही शराब भट्टी पर पुलिस की रेड, मामले में 2 गिरफ्तार, 150 लीटर शराब भी जब्त। ऑस्कर में भारत का जलवा, द एलिफेंट विस्पर्स ने जीता बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड, नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में पुरस्कार। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचा भारत, श्रीलंका के हार के साथ फाइनल में भारत। 7 जून को WTC का फाइनल, लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंचा भारत। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं ग्वालियर से, यहां पर क्राइम ब्रांच के रडार पर छोटू दादा है। छोटू दादा नाम की आईडी से पोस्ट हो रहे हैं फायरिंग के वीडियो, लगातार पोस्ट हो रहे हैं और आपत्तिजनक वीडियो सोशल अकाउंट पर पोस्ट हो रहे थे। हथियार प्रदर्शन और हवाई फायरिंग के वीडियो वायरल हुए। सागरताल में कार पर खड़े होकर अवैध हथियार से फायरिंग की गई है। कोर्ट जाते हुए वीडियो बनाकर पोस्ट किया गया। छोटू खुद को हजीरा इलाके का शातिर बदमाश बताता है। क्राइम ब्रांच वीडियो और आरोपी की तस्दीक करने में जुटी हुई है। तो छोटू दादा नाम की आईडी से ये पोस्ट हो रहे हैं और ये देखिए हाथ में अवैध रूप से हथियार लिए हुए, ये अवैध हथियार है, कट्टा है और इससे फायर भी किया जा रहा है। गाड़ी की छत पर गाड़ी के ऊपर खड़े होकर छत पर बैठकर फायर किया जा रहा है और लगातार पोस्ट हो रहा है। हवाई फायरिंग की जा रही है, हथियारों का प्रदर्शन किया जा रहा है सोशल अकाउंट पे। ये लगातार एक तरफ गाड़ी में बैठा हुआ, फिर गाड़ी पर खड़ा हुआ और गाड़ी की छत पर भी खड़ा होकर देखिए जरा कैसे ये फायर करता हुआ नजर आ रहा है। और ये अपने आप को हजीरा इलाके का शातिर बदमाश बताता है। सोशल मीडिया पे कुछ इस तरह के वीडियो वायरल हुए हैं, उसमें कुछ वेपन चलाते हुए कुछ लड़के दिख रहे हैं और कुछ गलत कमेंट्स भी लिखे हुए हैं उसमें।
तो इन सब के लिए इसमें संज्ञान में ले लिया गया है और इस पूरे मैटर में क्राइम ब्रांच कार्रवाई कर रही है। जल्दी उन लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये सोशल मीडिया पे कुछ भी डाला जा सकता है, इसको वेरीफाइड करना सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है। किसी की एडिटिंग करके कहाँ कौन सा शॉट मिला दिया जाए, इट्स मतलब आप कह नहीं सकते हैं। तो वो सोशल मीडिया जो दिख रहा है तो रियल वर्ल्ड में क्या वो ऐसा है, उसके लिए वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। टीम लगी हुई है क्राइम ब्रांच की, वेरीफाइड किया जाकर अगर ये तथ्य सही पाए जाते हैं तो वैधानिक कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित। सुशील हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सोशल मीडिया पर सुशील, अक्सर लोग अपना दबदबा साबित करने के लिए या अपना उनका कद कितना बड़ा हो चुका है या कद बढ़ाने के लिए, चर्चा में आने के लिए ऐसे पोस्ट कर दिया करते हैं। पुलिस कैसे इन पर नजर रखती है और इस मामले में कैसे कार्रवाई कर रही है पुलिस? देखिए, ये ग्वालियर में छोटू दादा नाम का एक सोशल अकाउंट होल्डर है। इसकी करतूतों से ग्वालियर क्राइम ब्रांच भी अभी आज ही जा चुकी है, परेशान हो चुकी है। और जिस तरह से छोटू दादा नाम से ये अकाउंट है, इस अकाउंट होल्डर ने जो वीडियो डाले हैं, बेहद आपत्तिजनक वीडियो हैं। इसमें जो वीडियो डाले हैं वो स्पॉट अगर देखें तो सागरताल इलाके का है, जहां पर ये कार की छत पर खड़ा होकर फायरिंग कर रहा है। इसके अलावा ग्वालियर के होटल और न्यायालय सहित अन्य इलाकों के भी इसमें वीडियो बनाकर डाले गए हैं। बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है, एक तरह से धमकी भी दे रहे हैं ये लोग। इसके अलावा हथियार भी चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं धमकाने का मामला है, IT एक्ट का मामला है, सोशल मीडिया पर हथियार लहराते हुए फायरिंग करते हुए वीडियो अपलोड करने का मामला है। तो इसमें IPC के साथ ही IT एक्ट के तहत भी क्राइम ब्रांच का कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। और जो प्रारंभिक जानकारी आ रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि ये छोटू दादा नाम का जो शख्स है, ये हजीरा इलाके का बताता है, खुद को शातिर बदमाश बताता है और एक तरह से सोशल अकाउंट पर जो पोस्ट करता है वो धमकाने वाली पोस्ट करता है। तो क्राइम ब्रांच की इस पर निगरानी बढ़ गई है और निशानदेही पर अब इसकी तलाश की जा रही है। और हालांकि पुलिस अभी वेरीफाई कर रही है कि आखिरकार ये छोटू दादा नाम का ही अकाउंट होल्डर है या फिर कोई दूसरा छद्म नाम से इसने बना रखा है, ये इसको ऑपरेट करने वाला दूसरा है। लेकिन वीडियो जो है बेहद आपत्तिजनक है। यही वजह कि क्राइम ब्रांच एडिशनल SP ने अब इसमें टीमें हजीरा इलाके में जांच के लिए उतार दी और IT के तहत सोशल अकाउंट पर भी नजर रखी जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए सुशील। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात पाकिस्तान की। बदहाल पाकिस्तान को यहां के हुक्मरान कंगाल बनाने में जुटे हुए हैं। देश रोटी के लिए तरस रहा है, लेकिन यहां के नेता देश को लूटने में लगे हैं। यहां के नेताओं ने तोशा खाने तक को नहीं छोड़ा और विदेशों से मिले उपहार तक अपने घर ले गए। देखिए, कंगाल पाकिस्तान, जरदारी नवाज इमरान, आका भूल गए ईमान, सबने मुल्क को लूटा, तोशा खाना भी न छूटा। खुला सबका चिट्ठा काला, गिफ्ट भी हजम कर गए वजीर आला। पाकिस्तान के नेता एक बार फिर कटघरे में हैं। एक बार फिर पाकिस्तान के हुक्मरानों के भ्रष्टाचार की पोल खुली है। देश को गरीबी के गर्त में धकेलने वाले, रोटी का मोहताज बनाने वाले, आतंक का पनाहगाह बनाने वाले नेताओं ने तोशा खाना तक को नहीं छोड़ा। तोशा खाना यानी वो जगह जहां विदेशों से मिले उपहारों को जमा किया जाता है। प्रधानमंत्री अगर उपहार अपने पास रखना चाहें तो उन्हें उसका मूल्य चुकाना होता है। इन गिफ्ट्स की नीलामी भी की जा सकती है। नीलामी से मिला पैसा सरकारी खजाने में जाता है। ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री को मिले उपहार देश की संपत्ति हैं, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों ने ये गिफ्ट्स तक हजम कर लिए। इसका खुलासा खुद पाकिस्तान की सरकार ने किया है। पाकिस्तान की सरकार ने देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्रियों के साथ पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को मिले विदेशी गिफ्ट्स की लिस्ट तक जारी की है। इस लिस्ट ने इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ जैसे नेताओं की पोल खोल दी है। इन्होंने कैसे देश की संपत्ति, इन उपहारों तक की लूट की है, इसका खुलासा हुआ है। ये दस्तावेज बताते हैं कि ज्यादातर उपहार बिना पैसे दिए रख लिए गए। शहबाज सरकार ने तोशाखाना गिफ्ट का 466 पन्नों का रिकॉर्ड सरकारी वेबसाइट पर डाला है। इसके मुताबिक पूर्व PM इमरान खान को 8.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की एक सोने की घड़ी, 56 लाख की कफलिंग, 15 लाख का पेन और 85 लाख की अंगूठी मिली थी। पूर्व PM ने इसके लिए सिर्फ 2 करोड़ रुपए दिए थे।
पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की बात करें तो उन्होंने 5.7 करोड़ रुपए की BMW 760 Li कार और 5 करोड़ रुपए की टोयोटा लेक्सस LX470 कार महज 1.6 करोड़ रुपए में खरीद ली। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने 2013 में 11 लाख रुपए की रोलेक्स घड़ी, 25,000 रुपए के कफलिंग और पेन और 15,000 रुपए के कुवैत सेंट्रल बैंक के 4 स्मारक सिक्के अपने पास रख लिए। ये दस्तावेज बता रहे हैं कि पाकिस्तान के नेता किस तरह भ्रष्टाचार में डूबे हैं। देश बदहाली के दौर से गुजर रहा है, लोग रोटी तक के लिए तरस रहे हैं, लेकिन यहाँ के हुक्मरान देश को लूटने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर उज्जैन में जीपीएफ घोटाले का बड़ा मामला आया। यहां पर केंद्रीय जेल में कर्मचारियों की 12 करोड़ रुपए की जीपीएफ राशि का गबन कर लिया गया। घोटाले में बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, देखिए जरा। जीपीएफ यानी कि जनरल प्रोविडेंट फंड, नौकरी के दौरान कर्मचारी इसमें पैसे जोड़ते हैं। रिटायरमेंट के बाद ये पैसे उनके बहुत काम आते हैं। लेकिन उज्जैन में केंद्रीय जेल भैरवगढ़ के जीपीएफ की राशि में भांजी मार दी गई। जेल में जीपीएफ की राशि के गबन का बड़ा मामला सामने आया है। शायद ये प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा जीपीएफ घोटाला है। गबन की राशि 12 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अधिकारी कर्मचारी की मिलीभगत से दर्जनों कर्मचारियों के जीपीएफ खाते से फर्जी तरीके से पैसे निकाल लिए गए। कि मेरे 10 लाख रुपए निकले, बाकी अन्य सभी के मतलब कुछ न कुछ जीपीएफ खाते से निकला ही है। किसी का माइनस में चले गया है, किसी का, सबका निकला है हमारे जीपीएफ वालों का। तो माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि जो हमें सूचनाएं मिली है वो सच है, कितना गबन हुआ है हमारे जीपीएफ खातों के साथ में, पीएफ खातों के साथ में, उसकी जानकारी हमें दे और जिसने भी ये कार्य किया है घोटाला उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। एक्चुअल में हमारे यहाँ पे डीपीएफ कटता है, जिसकी जानकारी यह है कि विश्वस्त सूत्रों द्वारा जानकारी मिली, किसी के खाते से 10 लाख गए, किसी से 15 लाख गए, कोई माइनस में चला गया है। हमारे यहाँ किसी बाबू की कोई व्यवस्था होती नहीं है। संबंधित कर्मचारी जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होता है उसी को कार्य सौंपा जाता है। ऐसा ही कार्य एक रिपु दमन सिंह जो हमारी बीच का कर्मचारी था उसे सौंपा गया। श्रीमान जी, गबन हुआ है। अभी कुछ लोगों की, ऐसे कल पेपर में पढ़ा था हमने परसों, इसके बाद हमने भी अपने खाते की जानकारी ली। हमारे खाते से कम 25 लाख रुपए 30 लाख करोड़ निकल चुके हैं। माइनस में चला गया हूं मैं। मेरा पूरा पैसा था पूरा ले गया। ये पता नहीं कौन ले गया है। मैं इसकी जानकारी ले रहे हैं विभाग से और इसकी उच्च कार्रवाई करना चाहते हैं सर। कुल कितने कर्मचारियों के? कम से कम लगभग 40-50। जेल के कर्मचारियों के जीपीएफ खाते से पैसे पार कर दिए गए। इनमें ऐसे कर्मचारी भी शामिल हैं जो रिटायर होने वाले हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जिंदगी भर की राशि गायब होने से आक्रोश है और सड़क पर उतरकर आंदोलन की बात कर रहे हैं। श्रीमान, मुझे जानकारी मिली है कि हमारे यहाँ उज्जैन जेल पे जीपीएफ घोटाला हुआ, तो मैंने अपना खाता चेक करवाया। मेरे द्वारा अभी तक 2018 से अभी तक मात्र 7 लाख रुपए जीपीएफ से आहरण किए गए हैं, जबकि मुझे जानकारी मिल रही है कि मेरे खाते से कम 33 लाख रुपए का आहरण किया गया है। 14 लाख रुपए वर्तमान में माइनस में है। ये जानकारी मिली है। मेरा नाम सुरेश चंद्र मरमट है। मैं पेरीपत पर कार्यरत हूँ। क्या मुझे कुछ जानकारी मिली कि यहाँ जेल में से डीपीएफ घोटाला हुआ है। मैंने भी गवर्नर ट्रेजरी से किसी के मार्फत से मैंने जानकारी निकलवाई, तो उसमें मेरा 27 लाख रुपए आहरण हुए हैं, जो कि मैंने लिया। बताया जा रहा है कि जेल अधीक्षक के लॉगिन और पासवर्ड का उपयोग कर अकाउंटेंट ने राशि गबन की है। जेल की तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों की जीपीएफ राशि गायब हुई है। इस घोटाले में जेल अधीक्षक की भूमिका संदेह के घेरे में है। घोटाले का खुलासा होते ही जेल का बाबू परिवार सहित फरार हो चुका है। जिले के कलेक्टर का कहना है कि मामले की उच्च स्तरीय जांच के लिए भोपाल मुख्यालय से कहा गया है। पुलिस ने भी मामले में एफआईआर दर्ज करवाई है। देखिए, प्रारंभिक जांच में ये पाया गया कि 10 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का गबन कतिपय लोगों द्वारा किया गया, जिसमें सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं जेल के, 1-2 प्राइवेट लोग भी हो सकते हैं। हमें ये सूचना फ्राइडे को प्राप्त हुई। एक दिन में हमारी जांच हुई, प्रथम रिपोर्ट आ गई और उसके आधार पर एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें जेल अधीक्षक के लॉगिन आईडी का उपयोग कर अकाउंट्स के व्यक्ति द्वारा यह सारी राशि का गबन किया गया है। सबसे आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि किसी व्यक्ति ने, जैसे
जो चतुर्थ श्रेणी या तृतीय श्रेणी कर्मचारी होते हैं उनका DPF होता है, जो उनके वेतन से राशि कटती है, वो जमा होती है, रिटायरमेंट के बाद मिलती है, या पहले भी जरूरत पड़ने पर निकाल सकते हैं बिना किसी के आवेदन दिए, स्वयं आवेदन बनाकर और अपने खाते में राशि ट्रांसफर करने का मामला आया है। चूंकि मामले की गंभीरता को देखते हुए FIR की गई और चूंकि जेल मुख्यालय को से अनुरोध किया गया कि चूंकि इसमें जेल के अधिकारियों की भूमिका भी स्पष्ट लग रही है, तो उसकी जांच वो वहां से कराएं। और उन्होंने इस पूरे मसले का जानकारी कि हमारे पास जो ट्रेजरी से एक आवेदन आया था और उनका जो भी मॉनिटरिंग का सिस्टम होगा, उस मॉनिटरिंग सिस्टम के थ्रू उन्होंने जो जानकारी एकत्रित की, तो लगभग पिछले 3 साल में 100 ऐसे खाते उनके द्वारा चिन्हित किए गए हैं। 100 खातों से GPF का जो राशि है वो किसी एक खाते में ट्रांसफर हुई और उसका फिर उससे आहरण हुआ है। और अभी अनुमानित तौर पर ये लगभग 13 करोड़ के आसपास की जानकारी आई है। उस पर की रिपोर्ट पर एक प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और पूरी जो इन्वेस्टिगेशन में हम इस पूरी प्रोसेस को समझेंगे कि ये विड्रॉल की क्या प्रक्रिया थी और उस विड्रॉल की प्रक्रिया में कहाँ कहाँ कमियाँ आई हैं और किस तरीके से राशि आहरित की गई, उसके लिए कौन कौन जिम्मेवार है, वो पूरा इन्वेस्टिगेशन में निकल के आएगा और उसके बाद फिर हम लोग अगली कार्रवाई करेंगे। गबन को लेकर जेल अधीक्षक पर सवाल उठ रहे हैं। जेल अधीक्षक उषा राज ने इस पर अपनी सफाई दी है और ID पासवर्ड के गलत इस्तेमाल की बात कही है। इनका कहना है कि आरोपी बाबू रिपुदमन कहाँ है, उसकी जानकारी नहीं है। ये सन 2018-19 से चल रहा था। ये तो खुलासा अभी हुआ जब एक प्रहरी ने मुझे आवेदन दिया और कहा कि मैडम मेरा माइनस में आ गया है अकाउंट। तो माइनस में अकाउंट कैसे आ गया है आपका, लाए अपना रिकॉर्ड लाए। मैंने उससे कहा एप्लीकेशन दी, आपने मुझे एप्लीकेशन दी DPF निकालने की, बोले नहीं मैंने नहीं दी एप्लीकेशन। और फिर उसी दिन मेरे पास फोन आता है, मैंने जांच करने के लिए उसको बोला, संबंधित जो था रिपुदमन देखा मैं जो काम करता था, उसको मैंने बोला कि देखो इसका माइनस में कैसे आया। बोले मैडम अपने पास इसका रिकॉर्ड नहीं रहता, ट्रेजरी में रहता है। जेल कर्मचारी की GPF की राशि बेहद शातिर तरीके से गायब कर दी गई है और आखिर जेल में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा था, किसी को खबर नहीं थी, ये कैसे किया गया, इसमें कौन से लोग शामिल थे? पुलिस प्रशासन अब इसकी जांच कर रहा है। उज्जैन से न्यूज़ 18 के लिए अजय कुमार पटवा की रिपोर्ट। MP और छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में सियासी घमासान जोरों पर है। बीजेपी हो कांग्रेस सभी एक्शन में नजर आ रहे हैं। भोपाल और रायपुर में यह देखने को मिला, यहां पर कांग्रेस ने केंद्र के खिलाफ हल्ला बोला, पार्टी सड़क पर उतरी, शक्ति प्रदर्शन किया। बीजेपी ने इस पर पलटवार किया। MP और छत्तीसगढ़ में चुनावी साल है और चुनावी साल में भला पार्टियां चुप कैसे बैठी रह सकती हैं? ये तस्वीरें देखिए। भोपाल से रायपुर तक कांग्रेस का हल्ला बोल या कहें शक्ति प्रदर्शन। MP में विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया तो छत्तीसगढ़ में सत्ता में होने के बाद भी कांग्रेस सड़क पर उतरी। भोपाल में कांग्रेस ने महंगाई, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने जैसे मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की अगुवाई में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता राजभवन घेराव करने के लिए निकले और इस दौरान जोरदार हंगामा हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोशनपुरा चौराहे पर पुलिस ने रोक लिया। पुलिस से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झड़प हो गई। बैरिकेडिंग तोड़कर आगे निकलने की कोशिश कर रहे कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसके साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बस में भी बैठा दिया गया। छत्तीसगढ़ में भी केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस राजभवन का घेराव करने के लिए निकली। यहाँ कांग्रेस की सरकार है और ऐसे में यहाँ भोपाल की तरह पुलिस की सख्ती नजर नहीं आई। प्रदेश के CM भूपेश बघेल, प्रभारी कुमारी शैलजा, मोहन मरकाम सहित पार्टी के मंत्री, विधायक, सांसद और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए और इस दौरान कांग्रेस ने सभा की जिसमें CM भूपेश बघेल केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। ये जितने भी संस्थाएं हैं उसको कब्जे में कर लिया गया है, उसको बांध के रख लिए हैं और जैसे जैसे वो निर्देश करते हैं वैसी कार्रवाई वो लोग करते हैं। तो आज आवश्यकता इस बात का है, देश का पैसा डूबा है, बैंकों का पैसा डूबा है, LIC का पैसा फंसा हुआ है, तो क्यों इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? प्रदेश प्रभारी मोहन मरकाम ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि आम जनता की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है। बीजेपी ने कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर पलटवार किया है और कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं
पार्टी के सह प्रभारी नितिन नवीन ने तंज कसा है। कहा है कि भ्रष्टाचार में डूबी कांग्रेस ने देश को बेचा है। देश बिक रहा है, तो हमारी मांग है LIC, स्टेट बैंक, अन्य बैंकों की जो परिसंपत्तियां हैं, जो देश के खून पसीने का पैसा, आम जनता का पैसा इनमें लगा है, उनका पैसा सुरक्षित हो और आम जनता की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। बीजेपी हो या कांग्रेस, चुनावी साल में कोई भी मुद्दे को भुनाने का, अपनी ताकत दिखाने का मौका नहीं छोड़ना चाहता। अपनी सियासी जमीन पाने के लिए कांग्रेस भी सड़क पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब एक हैरान करने वाली खबर आई है अशोकनगर से। यहाँ के करीला धाम पर लगने वाले मेले में बधाई के लिए प्रसिद्ध बुंदेलखंडी राई नृत्य करने आई नृत्यांगनाओं का HIV टेस्ट कराया गया। हालांकि इसका विरोध तो किसी ने नहीं किया, लेकिन जब मामला खुला और सवाल उठे तो जिम्मेदार जवाब देने के बजाय मुंह छिपाते नजर आए। हालांकि मामला सामने आने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने नोटिस जारी कर जिला प्रशासन से 5 दिन में जवाब तलब कर लिया है। रंग पंचमी के मौके पर अशोकनगर के करीला में हर साल भव्य मेला सजता है और इस मेले में लाखों की संख्या में लोग पूरे देश से आते हैं। दरअसल करीला में जानकी माता का मंदिर है और कहा जाता है कि भगवान राम से अलग होने के बाद माता जानकी इसी स्थान पर रुकी और उन्होंने लव और कुश को यहीं जन्म दिया। इसीलिए इस स्थान को लेकर लोगों की आस्था है। लोग यहाँ मन्नत मांगते हैं और पूरी होने पर बधाई स्वरूप बुंदेलखंडी प्रसिद्ध नृत्य राई का आयोजन कराते हैं। लेकिन इस बार आयोजन में जिला प्रशासन ने राई लोक नृत्य की नृत्यांगनाओं का HIV टेस्ट कराने का फैसला लिया। इस पर बवाल मच गया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले पर संज्ञान लिया और जिला प्रशासन से जवाब मांगा। जानकारी लगी है कि जो नृत्यांगना आ रही है उनकी HIV जांच भी की गई है, तो कितनी महिलाओं की ऐसी HIV जांच की गई? अच्छा, अभी हमने करीब 10 महिलाओं की HIV और हेपेटाइटिस B की टेस्ट किया है। ऐतिहासिक तौर पे हमें जरूरी लगा कि कभी श्रद्धालु आते हैं, नर्तकियां हैं, तो किसी के नेचर और उसके बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा करना चाहिए जो हमने किया। तो कितना टारगेट है, कितनी नृत्यांगनाओं की जाँच की जाएगी और किस उद्देश्य से ये जाँच की जा रही है? जांच का उद्देश्य यही है कि नृत्यांगना हैं वो लोग और बाहर से श्रद्धालु आते हैं। अगर मान लो बाई कैरेक्टर, अब मैं किसी पर कह नहीं सकता हूँ उसके लिए, क्योंकि वो भी हो सकता है अच्छे परिवार से हों, उससे नृत्य करते हों, लेकिन फिर भी हम जांच कर रहे हैं कि जिससे कभी भी आपस में कोई बॉन्डिंग हो तो इस तरह का एक दूसरे को बीमारी ना दी जा पाए। वहीं इस मामले में संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल होगी और अगर ऐसा कोई आदेश जारी हुआ है तो सख्त कार्रवाई होगी। मैं जलाधीश से बात करूं, उस घटना की सच्चाई तक पहुंचूं कि उसके पीछे सत्य क्या है। भी अपराध हुआ है तो अक्षम्य है और भारतीय जनता पार्टी का शासन किसी को माफ नहीं करता। बता दें कि करीला में लगने वाले मेले में आम लोगों के साथ कई हस्तियां पहुंचती हैं और रंग पंचमी के दिन ही करीब 10 से 15 लाख लोग यहां दर्शन करने आते हैं। इसकी पूरी तैयारी जिला प्रशासन ही कराता है, लेकिन इस बार जिला प्रशासन के HIV टेस्ट कराने के फैसले पर सवाल उठे तो अधिकारी जवाब देने के बजाय मुंह छिपाते नजर आए। लेकिन जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने माना कि 10 लोगों का टेस्ट किया गया। आपको बता दें कि करीला के मेले में हजारों की संख्या में नृत्यांगनाएं बधाई नृत्य करने आती हैं और सिर्फ बधाई नृत्य ही उनकी आजीविका का साधन है। हालांकि प्रशासन के डर से HIV जांच का विरोध तो किसी ने नहीं किया, लेकिन कहीं न कहीं इस प्रकार के प्रशासकीय कदम से उनके मान को ठेस जरूर पहुंची। समीर द्विवेदी, न्यूज़ 18, अशोकनगर। और भोपाल गैस कांड से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं। पीड़ितों के लिए मुआवजे की राशि बढ़ाने पर फैसला आने वाला है। केंद्र की क्यूरेटिव पिटीशन जो दाखिल थी सुप्रीम कोर्ट, इस पर फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट कल अपना फैसला इस पर सुनाने वाला है। 5 जजों की बेंच कल फैसला सुनाएगी। 12 जनवरी को संविधान पीठ ने इस फैसले को सुरक्षित रख लिया था और अब फैसले का दिन भी कल करीब आ चुका है। केंद्र सरकार ने क्यूरेटिव याचिका दरअसल दायर कर रखी है।
यूनियन कार्बाइड के साथ अपने समझौते को फिर से ये खोलने की याचिका है। गैस पीड़ितों को 7,400 करोड़ रुपए अतिरिक्त मुआवजे के लिए ये याचिका है। तो कल फैसला आने वाला है, बड़ा दिन, अहम दिन। कल भोपाल गैस कांड के पीड़ित जो हैं, जो लंबे वक्त से न्याय और मुआवजे के लिए इंतजार कर रहे हैं, उनका कल इंतजार खत्म होने वाला है। सुशील हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सुशील, 12 जनवरी को इस पर फैसला सुरक्षित रखा गया था और कल अहम दिन है। जो मैंने कहा कि इंतजार बहुत लंबा, कई सालों का, कल पूरा होगा और कल जब फैसला आएगा तब सामने आएगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। जी बिल्कुल पुनीत, देखिए साफ तौर से एक लंबा समय का इंतजार फिलहाल भोपाल गैस पीड़ितों की तरफ से किया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में कल 10:30 बजे जस्टिस संजय किशन कौल की जो संविधान पीठ है वो अपना बड़ा फैसला सुनाएगी। हालांकि इस पूरे मामले में केंद्र सरकार की तरफ से क्यूरेटिव याचिका दाखिल की गई थी और साथ ही साथ कई गैस जो पीड़ित हैं उनके संगठनों के द्वारा भी सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी। हालांकि जो क्यूरेटिव याचिका सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दाखिल की गई है उसमें पीड़ितों को मुआवजा फिर से अतिरिक्त आधार पर वितरित करने के लिए ये क्यूरेटिव याचिका दाखिल की गई थी। हालांकि इस पूरे मामले में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फटकार भी लगाई गई और ये कहा गया कि इस पूरे मामले में सीधे तौर से सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका के तौर पर केंद्र सरकार कैसे आ सकती है। बहरहाल जो गैस पीड़ितों के संगठन है उनके द्वारा राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर जो पीड़ितों को पैसा उनको देना था, उस पैसों में के बांट के आंकड़ों में भी बहुत ज्यादा गड़बड़ी की गई थी, जिसका आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का ये रुख इन तमाम लोगों ने किया था। तो अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट कल अपने फैसले में ये तय करेगा कि जो फिलहाल क्यूरेटिव याचिका है केंद्र सरकार की और तमाम संगठनों की, उन लोगों को मुआवजे की राशि को किस आधार पर दिया जाए और सरकार के द्वारा क्या इस पूरे मामले में मुआवजे के लिए कोई एक अतिरिक्त गाइडलाइन बनाई जाएगी। राज्य सरकार को एक जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो किस तरह भोपाल गैस पीड़ितों के तमाम जो लोग हैं उनको नए सिरे के आधार पर मुआवजा वितरित किया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सुशील इस जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा में शानदार लोगों को नॉमिनेट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पर इस बारे में लिखा है, हाल ही में फिल्म आरआरआर के गाने को ऑस्कर मिला है। फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर वी विजयेंद्र को राज्यसभा के लिए जुलाई 2022 में नॉमिनेट किया गया था। पीयूष गोयल ने कहा कि यह पीएम मोदी की पसंद का वैश्विक समर्थन है। वी विजयेंद्र के अलावा कई शानदार लोगों को पिछले साल राज्यसभा सांसद बनाया गया। इनमें तमिलनाडु के इलैया राजा भी शामिल हैं, जिन्होंने 8,500 से ज्यादा गानों को संगीत दिया है। दावक पीटी उषा भी राज्यसभा सांसद हैं। पीटी उषा कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। कर्नाटक के वीरेंद्र हेगड़े भी राज्यसभा के सांसद हैं। वीरेंद्र हेगड़े स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए जाने जाते हैं। इनके साथ ही शास्त्रीय नृत्यांगना सोनल मानसिंह भी राज्यसभा सांसद हैं। इन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण अवार्ड भी मिल चुके हैं। पिछले साल ही केंद्र सरकार ने इन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत करने की अनुशंसा की थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। FinCorp presents News 18 Rising India Real Heroes। चलता रहा है